हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी एचपीएस मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज में, जहां हम 2018, 19 और 2020 के मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम डे 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी सेशन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द इंटरनेशनल रिलेशंस कंपोनेंट, जो हमारे जीएस2 के पेपर में पूछा जाता है। तो आज हम जिन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, आज हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में हमने 7 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए थे, जो आपके 2018 यानी 2018 के जीएस2 मेंस में पूछे गए थे। अब 2019 के क्वेश्चन से अगर शुरुआत करें तो पहला सवाल है, यूनाइटेड नेशंस इज फेसिंग अ नंबर ऑफ एक्सिस्टेंशियल चैलेंजेस, व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इस क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो पहली नजर में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि व्हाट इज मेंट बाय डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस का डेमोक्रेटाइजेशन, इसका क्या मतलब है। लेकिन इसके पहले एक लाइन लिखी हुई है कि यूनाइटेड नेशन इज फेसिंग अ नंबर ऑफ एक्सिस्टेंशियल चैलेंजेस, कि इस यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं, और ये चैलेंजेस अगर उन्होंने फेस नहीं किए तो जो एग्जिस्टेंस है, जो इंपॉर्टेंस है यूनाइटेड नेशंस का, वो ही खत्म हो जाएगा। ऐसा इस स्टेटमेंट को पढ़कर लग रहा है। तो आपको 60 वर्ड्स के अंदर अगर इसको आंसर करना है तो आपका मेन जो बॉडी होना चाहिए आंसर का, वो डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए। लेकिन एक लाइन में हो सके तो हमें इस सेंटेंस को एड्रेस कर देना चाहिए कि ये जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं वो कौन से चैलेंजेस हैं, किन चैलेंजेस की बात हो रही है, वो आप पहले जो है वो बता सकते हैं। तो यहां पर हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, मैंने कहा कि रिसेंटली आईएमएफ ने बोला है कि इकोनॉमिक स्लंप हो गया कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉलआउट होने वाला है। 2029 का जो ग्रेट डिप्रेशन था और 2008 का जो ग्रेट हाउसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद ये बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। इसकी वजह से जो इंटरनेशनल टर्मोइल है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब कंट्रीज जो हैं वो ऐसे ऐसे मेजर्स इंप्लीमेंट कर रही हैं कि वो अपने अपने देशों के अंदर जो है इकोनॉमिक सिचुएशन को खराब ना होने दे, और ऐसे में वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रही हैं। राइट, वो अपने जो ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड है उसको रोक रही हैं, और इसमें यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है वो वहां आता है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशंस, जो WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यूनाइटेड नेशंस को बिलोंग करती है, उसका रोल भी यहां पर आता है कि किस तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल करने में वो असफल रहे हैं। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो चाहे वो मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट हो, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको भी सॉल्व करने में या उसको पीसफुली रिजॉल्व करने में भी यूनाइटेड नेशंस जो है वो फेल रहा है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स आप डालेंगे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर, और आप बताएंगे कि एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस यूनाइटेड नेशंस को फेस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद बात आती है कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होगा, डेमोक्रेटाइजेशन कैसे होगा। तो अब इसमें डेमोक्रेटाइजेशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज की पार्टिसिपेशन जो है वो इस क्राइसिस में ग्लोबल कम्युनिटी की अगर रहेगी, तब जाकर के यू कैन से दैट यूनाइटेड नेशंस इज गेटिंग डेमोक्रेटाइज्ड। इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स, जिसकी हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, वो भी आएंगे कि ज्यादा से ज्यादा परमानेंट मेंबर्स बनने चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, पॉपुलस कंट्रीज हैं, उनको हमने मेंबरशिप देनी चाहिए फॉर द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी तरीके से जो बाकी यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो हमारा टेररिज्म को लेकर हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, एनवायरमेंट को लेकर हो, वहां पर भी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज, और खास तौर पे जो स्मॉलर नेशंस हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका से होना चाहिए, ना कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का। तो ये बात होगी डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ा हुआ 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्योंकि उस टाइम पर करतारपुर कॉरिडोर वाज इन न्यूज। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, करतारपुर कॉरिडोर हैज बीन इन न्यूज फॉर सिक्योरिटी एंड रिलीजियस रीजंस बोथ विद इन इंडिया एंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ करतारपुर कॉरिडोर फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या। दैट दिस इज अ बेसिकली वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग that connects the गुरुद्वारा दरबार साहिब इन पाकिस्तान टू द बॉर्डर विद इंडिया। अब ये जो कॉरिडोर है इसको बनाया गया है ताकि इंडिया से जो डिवोटीज हैं, खास तौर पे सिख रिलीजन को मानने वाले जो लोग हैं, वो जा सकें और दर्शन कर सकें गुरुद्वारा दरबार साहिब की। ठीक है, तो 4.7 किलोमीटर इंडिया से ये पड़ता है, और ये करतारपुर का जो पूरा श्राइन है, ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसमें जो डेरा बाबा नानक श्राइन है इंडिया के गुरदासपुर के डिस्ट्रिक्ट में, उसको कनेक्ट करने का काम हमने करतारपुर से किया है। अब इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस में से क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर हम बात करें तो अगर पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ता है, कल्चरल एक्सचेंज बढ़ता है, तो थोड़े से रिलेशंस थॉ हो सकते हैं, यानी कि नॉर्मलाइज होने की शुरुआत हो सकती है। ये हम लोग एक चीज मानते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी के भी इश्यूज है यहां पर, क्योंकि ये वीजा फ्री बॉर्डर एरिया है। यहां पर अगर हम लोगों का एक्सचेंज हो रहा है तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई अनस्क्रूपलस एलिमेंट इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में या पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में ना जा सके। खास तौर पे एक्सचेंज ऑफ पीपल
एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो कुछ इंटेलिजेंस भी चाहे तो वो उस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं, वहां से कुछ अनस्क्रूपलस लोग जो है वो इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके भारत में आ सकते हैं। और इसलिए हमें सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि देयर इज नो अनटूवर्ड एक्सचेंज ऑफ पीपल, आइडियाज और इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बॉर्डर्स बिकॉज ऑफ द करतारपुर कॉरिडोर। अब ये जो करतारपुर कॉरिडोर आप ध्यान रखेंगे 2019 में तो ये न्यूज में रहा था, दोबारा से ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि कोविड पेंडेमिक के टाइम पे दिस कॉरिडोर वाज क्लोज। अब ये कॉरिडोर दोबारा से जो है उसको खोला गया है, तो दोबारा से लोगों का एक्सचेंज यहां चल रहा है, तो इस वजह से आप इस चीज को ध्यान रखेंगे और इसके ऊपर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप ये जो आंसर है इसको मैंने नोट्स की फॉर्म में यहां पर आपको दिया हुआ है, इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर बात आती है अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 10, चाइनाज ओबोर इनिशिएटिव, चाइनाज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव is an ambitious plan to expand its economy. With this in view, describe the overall China's Belt and Road Initiative and its impact on India. So question is basically having two micro questions. पहला micro question क्या है कि ओवरऑल चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको आप एक्सप्लेन करिए, डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब का मतलब है कि आपको जो भी चीज पता है इस इनिशिएटिव के बारे में वो आपको आंसर के अंदर बतानी पड़ेगी, और फिर इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है भारत के ऊपर वो इंपैक्ट भी आपको बताना पड़ेगा 120 वर्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दे सकते हो कि जो चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है उन्होंने 2013 में लॉन्च किया था इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, तो ये दो, एक लैंड बेस्ड रूट है ट्रेड के लिए और एक मैरीटाइम यानी ओशन बेस्ड रूट है, और इसको हम बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको मैंने यहां पर आपके लिए डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, आइस सिल्क रोड है, सुपर ग्रिड है, ये सारे प्रोजेक्ट्स मैंने यहां पर लिख दिए। ये नोट्स की तरह यूज करिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी ऐसा थोड़ा मुश्किल है, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जो पूरा मैंने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का नोट्स यहां पर अटैच करके आपको दिए हैं उसको आप पढ़िए, उसको समझिए, उसको अपने नोट्स में कन्वर्ट करिए, और कोशिश करिए कि जब एग्जाम के अंदर 120 वर्ड्स के अंदर या 60 वर्ड के अंदर आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कंडेंस करके जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको लगती है आंसर के हिसाब से वो चीज वहां पर आप लिख कर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स यहां पर बता दिए हैं और भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो चीज भी मैंने इसके अंदर यहां इंक्लूड कर दी है। दैट इंडिया इज बेसिकली, अगर हम देखें एशियन रीजन के अंदर तो इट इज अ राइवल, इकोनॉमिक राइवल टू चाइना। इसी तरीके से हमारे सिक्योरिटी इश्यूज भी जो है वो चाइना के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर ये इनिशिएटिव जो है वहां पर इंडिया के सॉवरेन राइट्स का ख्याल रखना चाहिए, खास तौर पर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का रीजन है वहां पर जो कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाइना चला रहा है उसको लेकर के इंडिया का जो स्टैंड है वो हमने यहां पर क्लियर किया है कि इंडिया डज नॉट अप्रूव ऑफ दैट। इस तरीके से इंडिया ये भी चाहता है कि वो इस इनिशिएटिव के अंदर शामिल होकर के हम जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो सकते हैं इस इनिशिएटिव के उसका हमें फायदा मिल सकता है, लेकिन वो तभी होगा व्हेन दिस पार्टनरशिप इज ऑन एन इक्वल फुटिंग। हम चाइना के इक्वल बेसिस पे पार्टनर बन के इस पूरे इनिशिएटिव के अंदर काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे राइट्स को अगर दरकिनार करके चाइना कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करेगा तो वी विल ऑब्वियसली नॉट बी पार्टी टू दैट। इसी तरीके से अगर चाइना इस पूरे इनिशिएटिव में बाकी दूसरी कंट्रीज के सॉवरेन राइट्स का भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे वो साउथ चाइना सी के अंदर जो फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशियन कंट्रीज हैं उनके मैरीटाइम बॉर्डर्स का अगर ख्याल नहीं किया जा रहा तब भी इंडिया उसके अगेंस्ट है। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे और उसमें हम ये भी लिखेंगे इकोनॉमिक प्रेशर डालने की कोशिश चाइना यहां पर करेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया के चारों तरफ ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव अगर आप इसको देखते हैं तो इसका जो लैंड बेस्ड जो रूट है वो भी इंडिया को घेरता है नॉर्दर्न साइड से, और जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड से, और जो मैरीटाइम सिल्क रूट है वो साउदर्न और ईस्टर्न साइड से इंडिया को घेरने का काम करता है। तो यहां पर हमने इंडिया का इंपैक्ट जो है वो हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हमने ये भी कहा है कि इंडिया की करंटली जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर ट्रेड को लेकर के उसको भी हमने यहां पर हाईलाइट किया कि अगर ये इनिशिएटिव सक्सेसफुल रहता है तो इंडिया जो ट्रेड करता है चाइना के साथ वो थोड़ा और प्रॉफिटेबल हो सकता है। हमारे इंडिया के अंदर जो चाइनीज गुड्स का इंपोर्ट आता है वो इंपोर्ट बढ़ सकता है, उससे इंडिया के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी खतरा हो सकता है। तो गवर्नमेंट को भी वहां पर जो है स्टैंड लेने की जरूरत है। ये सारी चीजें मैंने यहां पर इस नोट्स के अंदर इंक्लूड करके आपको दे दी। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इंडियाज एंगेजमेंट विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया का जो रोल है उसको आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो ये जो आंसर मैंने आपको दिया था लास्ट सेशन का जो क्वेश्चन नंबर 7 था, लगभग वही आंसर वही नोट्स आपको यहां पर भी काम आएंगे। क्वेश्चन की स्टाइल में थोड़ा सा चेंज है, वहां पर हमसे एससीओ में इंडिया एज अ न्यू मेंबर है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी ये पूछा गया था, और यहां पर इंडिया का रोल क्या है एससीओ में वो हमसे पूछा गया है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, डेवलपमेंट्स इन द साउथ चाइना सी आर सीन टू बी ट्रिगर फॉर द थर्ड वर्ल्ड वॉर
India has joined the Quad and has a strategic interest in the region. With this in view, describe politics of Indo-Pacific region and policy options for India. तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो उसने बोला कि साउथ चाइना सी की जो डेवलपमेंट है, खासतौर पे चाइना का जो एग्रेशन है वहां पर, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर बन सकता है। इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन कर लिया है क्योंकि इंडिया के स्ट्रेटेजिक रीजन जो इंटरेस्ट है वहां पर है। इस व्यू में आपको क्या डिस्क्राइब करना है? पॉलिटिक्स ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन एंड पॉलिसी ऑप्शंस फॉर इंडिया। इंडो पैसिफिक रीजन की पॉलिटिक्स किस तरीके की है और इंडिया के पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इस पूरे सिनेरियो को लेकर के। तो मैंने यहां पर क्वाड से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन का जो एक कोट है कि फ्यूचर ऑफ ईच ऑफ आवर नेशंस and indeed the world depends on a free and open Indo-Pacific enduring and flourishing in the decades ahead। तो सारी ये कंट्रीज क्वाड की जो है वो चाहती क्या है? वो चाहती है कि साउथ चाइना से एक ओपन फ्री रूट रहे, रीजन रहे, और जो मैरीटाइम ट्रेड वहां से होता है उसको किसी तरीके की डिसरप्शन वहां पर ना हो। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि इंडिया के जो स्पेशल पार्टनर्स हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, वो इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक की तरह देखते हैं, एशिया पैसिफिक प्लस इंडिया। तो हालांकि इंडिया थोड़ा सा उस रीजन से अलग है, हटकर इंडिया की लोकेशन है, लेकिन स्टिल इंडिया को हम इस रीजन का पार्ट मानते हैं क्योंकि इंडिया इंडियन ओशन में बहुत ज्यादा जो है अपनी प्रेजेंस रखता है और इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं ट्रेड के वो भी साउथ चाइना सी से काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं। जो ट्रेड हम जापान के साथ करते हैं या एशियान के साथ करते हैं वो हमारा साउथ चाइना सी से होकर ही आने वाला ट्रेड है। तो इसलिए दे वांट इंडियाज प्रेजेंस इन दिस पर्टिकुलर साउथ चाइना सी। इंडिया हाउएवर सीक्स टू कोऑपरेट फॉर एन आर्किटेक्चर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। तो इंडिया के पॉलिसी ऑप्शन क्या है कि हम क्या चाहते हैं? पीस एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। हम कोई डायरेक्ट इंटरफेरेंस उस रीजन में करना चाहते नहीं है, लेकिन जो चाइना का एग्रेशन है हम उसके खिलाफ भी हैं। तो कॉमन prosperity and security require the countries to evolve, and for this Indo-Pacific stands for a free, open, inclusive region. It includes all nations in the geography and also others who have a stake in it। तो सिर्फ वो कंट्रीज, एशियन की कंट्रीज जो वहां लोकेटेड है, उनके अलावा बाकी कंट्रीज जिनका ट्रेड भी जुड़ा हुआ है इस रीजन के साथ, उन कंट्रीज का भी वहां पर से होना चाहिए, स्टेक होना चाहिए। सो इंडिया सपोर्ट्स रूल बेस्ड, open, balanced and stable trade environment in the Indo-Pacific who lifts up all the nation। हर नेशन का फायदा होना चाहिए ट्रेड इन्वेस्टमेंट से, इसीलिए इंडिया ने आरसीईपी भी वहां पर साइन कर लिया ताकि इंडिया के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो उस रीजन के साथ काफी क्लोजली टाइड डाउन हो गए हैं, राइट। Unlike China, India seeks a unified ASEAN, not a divided one। China tries to play off some ASEAN members against others। China कुछ कंट्री को इन्वेस्टमेंट देता है, उनको बहुत ही चीप इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करता है, उन लोन्स के बदले में उन कंट्रीज की लैंड को यूज करके वहां पर नेवल बेसिस बनाने की कोशिश करता है या वहां पोर्ट्स बनाने की कोशिश करता है, और इसके अगेंस्ट कुछ दूसरी कंट्रीज को किसी तरीके के असिस्टेंस प्रोवाइड ना करके कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट पिच करने की कोशिश चाइना करता है। इंडिया जो है ये काम नहीं करना चाहता। द कंट्रीज इन द रीजन, उनको पूरा राइट होना चाहिए, उनको एक्सेस होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने का, और वहां पर जो भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है उसको फॉलो करने का, और चाइना को इस चीज का जो है ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपोलैरिटी भी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मल्टीपोलैरिटी का मतलब है कि सिर्फ एक या दो कंट्रीज का वहां से ना हो, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज वहां पर एज अ मेजर स्टेक होल्डर के रूप पर आए, ताकि हम ये ना कह सके कि ये बाइपोलर है या ट्राइपोलर एरिया है, सिर्फ दो या तीन कंट्रीज के बीच में कंपटीशन चल रहा है। सभी कंट्रीज का अगर वहां पर इक्वल से होगा तब जाकर के वहां हम इंश्योर कर सकते हैं कि रूल बेस्ड मैरीटाइम ट्रेड वहां पर हो सकेगा। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमने यहां पर लिख दी हैं अबाउट साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखोगे तो चाइना से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने को मिलेंगे वहां पर। इसमें जो चाइना के साथ हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं और जो साउथ चाइना सी में चाइना की पॉलिसी है और इंडिया का क्या रिएक्शन है उसके प्रति लेकर के, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो एशियान के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारा कोऑपरेशन हो, इस चीज के ऊपर आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इसके ऊपर आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर, ये मेरी गारंटी है, राइट। फिर बात आती है अबाउट दी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे साउथ चाइना सी के डेवलपमेंट की बात हो गई, एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द 2018 पार्ट। तो ये 2018 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम 2019 का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। 2020 के जो क्वेश्चंस है वो कल के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।